Okay, so let's continue with our discussion. So, can the accounting policies be changed? Yes, possible. Bolo, when you can change? When it is required by any statute या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर आपको लगता है कि ये चेंज करने से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रियलिस्टिक हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, देन यू कैन चेंज. करेक्ट? All right. So then let's go ahead. अब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कभी डिस्क्लोज करने का, जब फॉलो किया है तभी डिस्क्लोज करने का रहता है कि जब फॉलो नहीं किया तभी डिस्क्लोज करने का? बोलो फॉलो. हाँ, बिकॉज फॉलोड है तो अंडरस्टूड है ना. Means only when you prepare financial statements without following any of the fundamental assumptions, only then disclosure is required, ऐसा AS1 बोलता है. Understood? So if it is followed, you need not do any disclosure, but if it is not followed, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आपने फॉलो नहीं किया, क्या वजह है, ऐसा आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपका नोट्स टू अकाउंट्स में. Understood? Now let's talk about the next part of the chapter, that is accounting policies. Bolo, what is the meaning of accounting policies? बोलो, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक जन बोल रहे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एंटरप्राइज. शी इज सेइंग अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एंटरप्राइज. हाँ बोलो. प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स. करेक्ट ना? जो एक एंटरप्राइज अडॉप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी. मतलब इट इज नॉट जस्ट रूल्स, इट इज ऑल्सो हाउ यू अप्लाई दोज रूल्स. दोनों आ गया उसके अंदर. दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी ऑल अबाउट. करेक्ट? ओके, नाउ यू गाइज नो अकाउंटिंग पॉलिसी हम जब सेलेक्ट करते हैं तो क्या बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं? व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू पिक अप एनी अकाउंटिंग पॉलिसी? ओके, टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, और ऑन व्हाट बेसिस यू पिक अप. पढ़ा है आपने ये सब? अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करने के लिए क्या बेसिस होता है? चलो, आपने बोला नेचर ऑफ बिजनेस, ये मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है. चलो, फॉर एग्जांपल माय नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है एंड आई सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी. उसमें भी कुछ कंडीशंस है. हाउ डू आई सेलेक्ट? मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए? इकोनॉमिक बेनिफिट्स. इंडस्ट्री क्या फॉलो करता है? अच्छा, और इन्वेस्टर्स का रिक्वायरमेंट क्या है? और कम ऑन, गेट मी मोर आंसर्स. लॉ क्या बोलता है? ओके, और बोलो. और कम ऑन. अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल्स दो ना मेरे को. एग्जांपल दो ना अकाउंटिंग पॉलिसी का. दे दिया ना पहले. इन्वेंट्री का मेथड, करेक्ट ना? वो कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, ये सब बात किया ना अपन.
ये सब अकाउंटिंग पॉलिसी के एग्जांपल्स है. सो आई एम टेलिंग नाउ ऑन व्हाट बेसिस यू सेलेक्ट द अकाउंटिंग पॉलिसी. सिलेक्शन के वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए. या लेट मी पुट लाइक दिस, व्हाट फैक्टर्स govern the selection of an accounting policy. Yes. आपने कभी सुना ऐसा कि क्लोजिंग स्टॉक इज, आधा घंटा भी कम पड़ता है क्या ब्रेक? हाँ. सो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. सुना आपने ऐसा? तो ये लोअर क्यों करने का? हाँ बोलो. कंजर्वेटिज्म. मतलब अपार्ट फ्रॉम फीफो, अपार्ट फ्रॉम लीफो, apart from weighted average, whatever you follow, I also need to consider prudence. Correct ना? इसीलिए we pick up the lower वाला value. That lower value is as per prudence. Understood? तो ये जो selection है ना accounting policy का, हमको selection करते वक्त हमेशा प्रूडेंस पे ध्यान देना चाहिए. मतलब वी हैव टू पिक अप सच एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच एंश्योर्स दैट प्रूडेंस इज बीइंग फॉलोड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये करने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ आई फॉलो प्रूडेंस? क्या होगा अगर मैं प्रूडेंस फॉलो करेगा तो क्या होएगा? बोलो. इफ आई फॉलो प्रूडेंस व्हाट विल हैपन? उससे ज्यादा लॉस नहीं होएगा. क्यों? ऐसा वो कवच है क्या? वो ऐसा कुछ तावीज है, सब पहन लिया तो बस कुछ नहीं होएगा अभी आपने को. फिर या सो व्हाट विल हैपन? यू विल प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. तो उसकी वजह से क्या होएगा? आपका प्रॉफिट्स एक तरीके से अंडरस्टेटेड दिखेगा, है ना? अच्छा, एसेट्स का वैल्यू कैसा दिखेगा? ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड? इट विल बी टिपिकली अंडरस्टेटेड, बिकॉज मैं फ्यूचर का लॉस को भी अभी प्रोवाइड कर रहा है, तो एसेट्स को एक तरीके से मैं अंडरस्टेट करेगा, मैं पीडीडी करेगा, तो आई विल अंडरस्टेट द एसेट ना. व्हाट अबाउट द लायबिलिटीज? व्हाट विल आई डू टू माय लायबिलिटीज? आई विल ओवरस्टेट द लायबिलिटीज. तो ऑल दिस इज बेसिकली प्रूडेंस. अंडरस्टूड? तो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में फॉलो करेगा तो सबसे पहला प्रूडेंस अपने को ध्यान में रखना चाहिए. अच्छा, ये पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है क्या? बोलो. यस, क्योंकि आपका बिजनेस का एक्टिविटीज ये पॉलिसी पे ही निर्भर करता है. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल. चलो आपका ही बात करते हैं. समझो आपने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, मैं, आपका अटेम्प्ट कभी है? हाँ, मई 2025 में पास होके रहेगा, ऐसा आपने ठहरा दिया, तो क्या होएगा? हो जाएगा पास. ऐसा आप जब ठहरा देगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी एक्शंस है इट विल फॉल इन लाइन विद दैट ना. मीन सडनली यू विल स्टार्ट गेटिंग अप एवरी डे अर्ली. बिफोर कमिंग टू क्लास यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग कि कल क्या हुआ था. You will avoid going to functions, you will avoid going to marriages, you will say नहीं मेरे को पढ़ने का है. ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा क्योंकि आपने डिसाइड किया है. करेक्ट? तो वैसे ही अकाउंटिंग पॉलिसी एक रखना बहुत जरूरी है, तो ही एक डिसिप्लिन आता है. एंड डिसिप्लिन लाने के लिए वन ऑफ द कंसिडरेशन इज ऑब्वियसली प्रूडेंस. ओके, तो प्रूडेंस एंश्योर्स दैट योर प्रॉफिट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड, लॉसेस आर नॉट अंडरस्टेटेड. मतलब लॉस को हमेशा थोड़ा बढ़ा के दिखाएगा ना, फ्यूचर का लॉस भी आप दिखाएगा. एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करोगे, यू विल ट्राई टू कीप इट लो. एंड लायबिलिटीज को भी आप अंडरस्टेट नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज से ज्यादा ही देना है मेरे को. दैट इज व्हाट इज प्रूडेंस. करेक्ट? प्रूडेंस के अलावा और दो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है.
अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त, और क्या क्या है सोचो। पढ़ा आपने ये सब? चैप्टर 2 में यू हैव लर्नड ऑल दीज थिंग्स। आई हर्ड समथिंग, मटीरियलिटी। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करते वक्त हमें मटीरियलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटीरियलिटी? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंट मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर, दैट इज मटीरियलिटी। तो डिक्शनरी लिखना है, मटीरियलिटी का मतलब ये है। आप बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटीरियलिटी यार? अमाउंट बहुत हाई रहेगा, बड़ा, समथिंग बड़ा इज मटीरियल, ऐसा वो बोल रहा है। सही बोल रहा है क्या? यस। नाउ बड़ा नीड नॉट बी, बड़ा इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ मटीरियलिटी। ओके, मटीरियलिटी ऑल्सो मीन्स द क्वालिटी। अंडरस्टूड? इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज मेरा बिजनेस में चोरी हो गया, करोड़ों का बिजनेस है, ओके, करोड़ों का बिजनेस है, और मेरा बिजनेस में चोरी हो गया 10,000 रुपया। ओके, नाउ अमाउंट वाइज बात करेंगे तो इज इट मटीरियल और नॉट मटीरियल? इस करोड़ों का बिजनेस है तो अमाउंट वाइज इट इज नॉट मटीरियल, बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी इट इज वेरी वेरी मटीरियल, बिकॉज आज 10,000 का चोरी हुआ है, कल 1 लाख का हो सकता है, कल 10 लाख का होएगा, फिर 1 करोड़ का होएगा। एवरीथिंग बिग स्टार्ट स्मॉल, राइट? कोई भी बड़ा चीज, पहला एक चोर स्मॉल चोरी करता है, नहीं पकड़ा गया, हाँ अब नेक्स्ट ऐसा बोल के मनी हाइश करते हैं ना वो लोग, तो बड़ा बड़ा करते हैं। तो एवरीथिंग बिग ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, करेक्ट? सो करोड़ों का बिजनेस में 10,000 इज नॉट मटीरियल, 10,000 का चोरी, बट स्टिल इट हैज टू बी हाईलाइटेड बिकॉज इट इज अ मटीरियल चीज। व्हाई? बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग दैट तुम्हारा सिस्टम्स में लूप होल्स है जिसकी वजह से ये चोरी हो गया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त यू हैव टू डिस्क्लोज। तो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी जब सेलेक्ट करोगे तो सबसे पहला यू हैव टू फोकस ऑन प्रूडेंस, एंड सेकंड थिंग इज मटीरियलिटी। मतलब यू हैव टू सेलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी जिसकी वजह से अकाउंटेंट का फालतू काम बढ़ना नहीं चाहिए, करेक्ट? ही शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम ऑन इनसिग्निफिकेंट मैटर्स। एट द सेम टाइम ऐसे जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स वाला चीज है, मतलब जो चोरी हो गया एंड ऑल दो थिंग्स, दे ऑल नीड्स टू बी हाईलाइटेड। दैट इज व्हाट इज मटीरियलिटी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट तीसरा चीज है, और एक आपने पढ़ा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म? एग्जाम्पल सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एक तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, और एक मैं बताता हूं आपको। हायर परचेज करके एक होता है। हायर परचेज का मतलब क्या होता है? यू बाय समथिंग इन इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआई पे आप लेते हो, दैट इज व्हाट इज हायर परचेज। तो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, टिल द टाइम यू डोंट पे द फाइनल इंस्टॉलमेंट यू आर नॉट द लीगल ओनर ऑफ द एसेट। अंडरस्टूड? मतलब मालूम पड़ा कि मैंने 1 करोड़ रुपए का मशीनरी खरीदा हायर परचेज बेसिस में, और पेमेंट टर्म्स ऐसा है कि डाउन पेमेंट 25 लाख रुपया है और बाकी का 75 लाख आने वाला 3 साल में 25 लाख 25 लाख 25 लाख बोल के देने का है। तो लीगली बात करेंगे तो जब मैं आखिरी 25 लाख दूंगा 3 साल के बाद, तभी मैं ओनर बनता है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि मैं 3 साल के बाद ही वो एसेट पे डेप्री करना शुरू कर दूंगा। मैं ईयर 1 से ही वो एसेट पे डेप्री करना शुरू कर दूंगा, बिकॉज ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इन द लीगल फॉर्म आई एम नॉट द ओनर ऑफ द एसेट। ईयर 1 में भी नहीं हूं, ईयर 2 में भी नहीं हूं, ईयर 3 में भी एंड में ही हूं। So in substance, in the legal form, I am not the owner, but in substance, I am already using the asset as an owner, right?
So I have to record for depreciation, that is substance over form का एक एग्जाम्पल. और एक एग्जाम्पल आपने सीखा है, जरा कुछ बोलो प्लीज. हाँ, दो जन का बीच में प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो गया, करेक्ट. मतलब उसने बाइक, मैंने सेल किया, उसने बाय किया, मैंने उसको पोजीशन दे दिया, उसने मेरे को पैसा दे दिया, हमारे आपस में डीड भी बन गया, लेकिन ये डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया, करेक्ट. सो इन द लीगल फॉर्म सामने वाला इज नॉट द ओनर, करेक्ट. बट इन सब्सटेंस अभी तो एसेट उसके पास ही है ना, so he can account for depreciation and everything even though he is not the legal owner of the asset. So always you have to give importance to the substance over the legal form. So whatever accounting policy you select, उसमें substance over form को ध्यान में रखना चाहिए. मतलब transaction event should be accounted and presented in the financial statements in accordance with their substance and the financial reality and not merely by their legal form. Okay. And next is materiality. So financial statement should disclose all material items. So material does not only mean size, the information might influence the decision of the financial statement ka user. So in certain cases qualitative limits, quantitative limits of materiality are specified. अच्छा ये मैं नहीं बोला, तो ऐसा रूल ही है कि अगर आपका इनकम या रेवेन्यू अगर 100 करोड़ रुपया है, तो कोई भी इनकम अगर 1% ऑफ योर रेवेन्यू से ज्यादा है, कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस, तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना ही चाहिए, कंपलसरी है. ओके. मतलब अगर करोड़ रुपए का रेवेन्यू है मेरा और मालूम पड़ा मैं कोई भी खर्चा करता है मोर देन 10 lakhs, करेक्ट, या मोर देन 1 lakh, सॉरी, इट हैज टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड. सिमिलरली अगर कोई भी मेरा शेयर होल्डर है और वो आदमी के पास मोर देन 5% ऑफ द शेयर होल्डिंग है अकेला, इट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड. तो ये सब कुछ कुछ प्री डिसाइडेड लिमिट्स है जो लॉ ने ऑलरेडी बोल के रखा है. ओके. इसके अलावा एज आई टोल्ड यू द क्वालिटी, उसका शायद मेंशन नहीं है, बट क्वालिटी वाला एस्पेक्ट भी आता है. मतलब चोरी वोरी हो गया तो उसमें अमाउंट मैटर नहीं करता है, बट चोरी हो गया तो दिखाने का, इवन दैट इज मटीरियल. ओके. तो वो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे बाद में. नाउ तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता है, करेक्ट, तो चेंज अगर होएगा तो हमको ये देखने का कि वो चेंज का जो इंपैक्ट है वो कितना मटेरियल है इस साल में, ये पहला देखना पड़ेगा आपको, करेक्ट. तो अगर मटेरियल है तो अमाउंट अगर ढूंढ सकते हैं तो अमाउंट ढूंढिए और बताइए. जैसा हमने आज एक सम में आंसर में लिखा ना, डेप्री का मेथड चेंज हो गया, तो चेंज होने की वजह से डेप्री का अमाउंट में फर्क पड़ेगा ना, तो वो क्वांटिफाइबल है. लेकिन समझो अगर अमाउंट ढूंढ नहीं सकते हैं हम लोग, तो हमें वो भी नोट में लिखना पड़ेगा कि भाई हम इसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं. याद है हम लोग AS4 या AS5 में इम्प्रैक्टिकेबिलिटी के बारे में बात किया था. इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट फॉर सम रीजन, तो वो हमको बताना पड़ेगा कि भाई पॉलिसी चेंज हो गया है, लेकिन हम लोग उसका इंपैक्ट कितना आएगा वो ये कारण की वजह से हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ऐसा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ओके. कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई पॉलिसी चेंज किया, उसकी वजह से इस साल में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ्यूचर में पड़ने वाला है, तो वो भी बताना चाहिए आपका नोट्स टू अकाउंट्स में कि भाई इस साल में नहीं पड़ रहा है लेकिन आगे पड़ेगा, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अंडरस्टूड. तो देखो वहां पे लिखा है द फैक्ट ऑफ सच चेंज इन लेटर पीरियड टू बी डिस्क्लोज इन द करंट पीरियड. अंडरस्टूड. अमाउंट या इंपैक्ट इज नॉट मैंडेटरी, बट भूलना पड़ेगा कि इस साल में नहीं फर्क पड़ रहा है बट आगे फर्क पड़ेगा. ओके. इसके बाद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज होता है तो फिर उसको रेट्रोस्पेक्टिवली करना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिवली करना चाहिए. तो आंसर इज हमेशा उसको क्या करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली ही करना पड़ेगा. प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए. अंडरस्टूड. दैट्स इट, यही सब है. एंड एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कहां दिखाना चाहिए. नोट्स टू अकाउंट्स में कैसा, बिट्स एंड पीसेस में दिखाना चाहिए कि एक साथ दिखाना चाहिए. ऑब्वियसली एक साथ दिखाना चाहिए, तो ही जो भी पड़ेगा वो लोग को इजी पड़ेगा. मालूम पड़ा एक आप इधर दिखाता है, एक 2 पेज के बाद दिखा रहा है, एक 3 पेज के बाद दिखा रहा है,
तो नहीं चलेगा. ऑल अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी क्लब्ड टुगेदर एंड रिटन इन वन सिंगल प्लेस, एक के बाद एक के बाद एक. अंडरस्टूड? दैट्स इट. ये एएस का सब हो गया. अभी हम लिख देंगे एंड देन विल डू द क्वेश्चंस. तो काफी छोटा एएस है और बहुत सिंपल वाला है वो. हेडिंग लिखो. बंद करना है इसको. का नंबर क्या है? 4 2. हो गया लिखे? Finish writing. So purpose. तो एफएस का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, कंपैरिजन को इजी करने के लिए, मीनिंगफुल करने के लिए, एंड कंपैरिजन में भी अगर आप सेकंड एंड थर्ड पॉइंट देखेगा तो दो टाइप का कंपैरिजन का बात चल रहा है. एक का नाम है इंटर फर्म कंपैरिजन, दूसरे का नाम है इंट्रा फर्म कंपैरिजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन? You compare you with others. That is inter-firm comparison. And intra-firm का मतलब क्या होता है? You this year versus you last year. That is intra-firm. Understood? You must have heard ना inter-college fest या inter-college competition. तो inter-college competition में क्या होता है? Many college compete करते हैं ना? So it is you with others. That is inter-comparison. And intra मतलब you this year with you last year. तुम्हारा ही बिफोर एंड आफ्टर. करेक्ट? तुम्हारा ही बिफोर एंड आफ्टर इज इंट्रा. आता ना, टकला था पहले, अभी बाल आ गया उसको.
वो तुम्हारा ही दो फोटो है ना वो वैसा। नहीं बता रहा है बिकॉज बहुत जन को नहीं मालूम रहता ना इंटर मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब क्या होता है। हो गया। तो कब से लास्ट लाइन ही बोल रहा था तू? कितना लिखेगा, जितना दिखता है उतना ही लिखने का रहता है। खुद का उसमें ऐड मत करो और भी। वैसे ये सब गोइंग कंसर्न सब ऑलरेडी आपके पास है, आपने लिखा हुआ है चैप्टर 2 में, एवरीथिंग इज देयर विथ यू। स्टिल में लिखवा रहा है सो दैट वो डॉक्यूमेंटेड रहे, वरना बोलेगा सर ने कुछ लिखा है नहीं, जबकि सेम चीज है वो।
कर्टेल मतलब रिड्यूस. Finished? लिखे होने के बाद मेरे को लास्ट सेंटेंस का मीनिंग चाहिए. आप तो पूछता नहीं है, बट मेरे को तो बोलना पड़ेगा ना, मेरे को पूछना पड़ेगा आपसे. लास्ट सेंटेंस का मीनिंग चाहिए और कैसे ऐसे हो गया वो चाहिए.
असं कसं झालं ते पण पाहिजे मला. हाँ, कौन बोलने वाला है? लास्ट सेंटेंस का मीनिंग और कैसे ऐसा हो गया? Why it is told that accrual से better matching revenue of cost होते हैं? हाँ बोलो. हम्म. हम्म. ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है? ये क्या बोल रहा है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ensures बेटर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट. यही है ना मतलब उसका? इट का मतलब क्या है? इट का मतलब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बराबर ना? तो तू जो बोला और ये जो है इसका क्या लेना देना है? यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश. यू आर स्टिल नॉट एट द प्लेस. या. हम्म. करेक्ट. हम्म. 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 यस, दैट इज वन वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. बट 4-5 महीना जो बोला तू ऐसा नहीं है. डिफरेंट ईयर्स में स्प्लिट हो सकता हो. अगर मैं ये साल के एंड में माल बेचा तो अक्रूवल बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? इसी साल का इनकम मान लेते हैं उसको. ये अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करेगा तो कभी पर इनकम आनेगा उसको जब पैसे आएगा. और पैसा कभी आने वाला है? नेक्स्ट ईयर में आने वाला है. लेकिन ये माल जो इस साल में बिका वो तो इसी साल में बन गया था ना. मतलब डेबिट साइड पे कॉस्ट है लेकिन क्रेडिट साइड में रेवेन्यू दिखता ही नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू आप बोलते हो पैसा आएगा मैं तभी लिखेगा. करेक्ट ना? तो कॉस्ट और रेवेन्यू का मैचिंग नहीं होएगा बरोबर से इफ यू डोंट फॉलो accrual basis. Understood? That is the meaning of that. Okay? It ensures that there is a better matching of revenue and cost. एनपीओ चैप्टर किया है ना आपने फाउंडेशन में, उसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखा है आपने? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या? कैश अकाउंट है ना. उसमें आपने देखा रहेगा ना बहुत बार के लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी रहता है उसके अंदर, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी रहता है उसके अंदर. देखा ना, मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन जिसको आप बोलता था. इसीलिए हम लोग कैश अकाउंट को रख के प्रॉफिट लॉस नहीं ढूंढ सकते हैं. करेक्ट. लास्ट ईयर का कुछ पेंडिंग खर्चा अगर मैं ये साल में पे किया रहेगा तो कौन सा कैश अकाउंट में रहेगा? हाँ बोलो. लास्ट ईयर का कुछ पेंडिंग खर्चा मैंने ये साल में पे किया, कौन सा कैश अकाउंट में रहेगा? ये साल का कैश अकाउंट में रहेगा. मतलब ये साल का कैश अकाउंट में लास्ट ईयर का एक्सपेंस भी रह सकता है. अंडरस्टूड? सो कैश बेसिस पे कभी भी आपका रेवेन्यू और कॉस्ट प्रॉपरली मैच नहीं होगा. इसीलिए भी फॉलो एक्रूअल बेसिस. इट रिजल्ट्स इन बेटर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट. मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट और अच्छे से अप्लाई हो जाएगा अगर मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो करेगा तो.
Finished? You are following fundamental accounting assumptions. You need not disclose it because it is understood. Everyone knows it. It's an open secret. But if you don't follow it, you need to tell, नाही फॉलो केलं मी, तर बोलना पडेगा. आणि का बरं नाही केलं ते पण सांगावं लागेल. फैन नहीं चाहिए बोल रहे हो लोग सब लोग. It's quite cool. The room is quite cold already. Finished? बिना बॉडी वाला सलमान खान बनने का कोशिश कर रहा है.
ओके लेके
Finish writing?
1%. Entity should disclose in notes additional information regarding any income or expense which exceeds 1% of revenue from operations और 1 लाख. हाँ, तो जो भी 1 लाख के ऊपर है या तो 1%. एक्चुअली 1% इज मोर इम्पोर्टेंट मोर देन 1 लाख, क्योंकि अगर बड़ा कंपनी है. तेरा क्वेश्चन क्या है लेकिन? या तो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख लिखा है ना, तो एक्सेस ऑफ 1 लाख मतलब 10 लाख 20 लाख वॉट एवर ना. 1 लाख के ऊपर जो भी है वो तुमको ये करना है, हाईलाइट करना है. तो 1 लाख का नीचे वाला अमाउंट यू नीड नॉट हाईलाइट. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल. दिखाना सब कुछ है बट किसको ऐसा लाइमलाइट पे रखने का वो इंपॉर्टेंट है. थोड़ा फास्ट लिखो, आपको खत्म करना है. लिख के भी और सम्स भी हो गया. लिखे क्वेश्चंस तो साथ ही है तो वी कैन फिनिश ऑफ जल्दी, और बहुत बेसिक बेसिक वाले ही हैं. स्लाइड चेंज करूं?
Finished? वैसे ये सब आता है आपको, बट स्टिल एंड जस्ट नोट, अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर चेंजेस होता है तो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, और अकाउंटिंग एस्टीमेट में अगर चेंजेस है तो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना चाहिए। मतलब हाँ हाँ, जो भी हम लिख रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक ही है सब। ऊपर का लाइन सब देख के डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये सेकंड लास्ट स्लाइड है ये। लास्ट पॉइंट, एडिशनल पॉइंट्स। मतलब एक का नीचे एक लिखना है ना, लिखते जा रहे हैं अपन, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को? चार्ट किधर बनाया हमने? कौन सा चार्ट बनाया तू? सब एक के नीचे एक है बस। वो चार्ट पॉसिबल नहीं है, इतना डेटा है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट एवरीथिंग इन चार्ट। सब एक के बाद एक लिख दिया अपन ने। So important is disclosed at one place. Okay? सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज एक जगह पर डिस्क्लोज होने चाहिए। तुम्हारे तरह नहीं करने का। तुम लोग ऐसा 6 पेपर है, मार्क्स आ गया तो अपन क्या करते हैं, पहला घर में एक पेपर का मार्क्स बोल के देखते हैं रिएक्शन कैसा है। अगर बहुत खराब रहेगा तो 2 दिन सेटल होने को देते हैं, फिर बाद सेकंड पेपर का मार्क्स बोलेगा। हो ना, ऐसा धीरे धीरे बोलते हैं ना अपन। तब तक क्या है, फर्स्ट पेपर का मार्क्स भूल भी क्या रहेगा घर वाला, so they don't even remember. हाँ हाँ, वही ना, मेरा बिल्डअप करेगा ना, पहले इसमें अच्छा आ गया, अभी फिर बीच में बुरा छोड़ेगा, ऐसा धीरे धीरे। क्या हो गया? ऑन करके गया हो कि बंद किया? क्या किया उसने? ऑन किया?
Second point is mere disclosure doesn't justify you doing something wrong. मालूम पड़ा इन्वेंट्री के लिए लीफो फॉलो किया है और लिख रहे हैं कि आई फॉलोड लीफो फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन. रॉन्ग है ना वो, तो लीफो तो अलाउड ही नहीं है ना करने का. H2 बोलते हैं ना, लीफो मत करो बोलते हैं ना वो. तो फिर से डिस्क्लोज ही करना है ना, ठीक है ना, मैं रॉन्ग करेगा डिस्क्लोज करेगा रॉन्ग किया करके, इसमें क्या है. तो ऐसा नहीं होता है. तो रॉन्ग करके डिस्क्लोज किया, दैट डजंट मीन कि तुम ईमानदार है. ऐसा नहीं है, रॉन्ग करना ही नहीं चाहिए पहली बात तो. कैश सेल्स किया रहेगा. सेल्स रिटर्न बोल के एंट्री करना चाहिए. सेल्स रिवर्स मत करो. क्या बोलते हैं S9? हाँ, तो सेल्स रिटर्न बोल के हम लिख सकते हैं और बाद में अल्टीमेटली पैसा वापस कर दिया ना तूने, तो पैसा अगर तू बोलता है वापस कर दिया तो फिर तेरे को सेल का एंट्री रिवर्स करना ही पड़ेगा ना. हाँ, बट ऐसा नॉर्मली होता नहीं है. कोई भी बिजनेसमैन माल वापस करने पे पैसा देता नहीं है ना. तो टिपिकली सेल को ही रिवर्स करना इज मोर अप्रोप्रिएट. मीन्स यही मान के चल कि माल मतलब गलती हो गया, एंट्री किया तूने सेल का, उसको उल्टा कर दे. सी अभी तो देखेगा ना, अभी वो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस करके कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन को हम गुड्स देते हैं अप्रूवल बेसिस पे, उस दिन को हम लोग सेल का एंट्री कर देते हैं, जबकि सेल हुआ ही नहीं है. बाद में जब कस्टमर ना बोलते तो अपन एंट्री को रिवर्स करते ही है ना. तो इट इज नॉट लाइक रिवर्स पॉसिबल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. करेक्ट. सो अगर पैसा वापस दे ही दिया है तूने तो फिर सेल का एंट्री रिवर्स करना ही चाहिए. इट मेक सेंस. करेक्ट. या प्लीज कम ऑन, क्वेश्चंस पे आक्रमण करते हैं, टाइम कम है, जल्दी चलो. क्वेश्चन 1. इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड, closing inventory on 31st March 2015 amounts to 1,63,000 on the basis of FIFO method. तो FIFO method फॉलो किया है और उसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1,63,000 है. ओके. द कंपनी डिसाइड्स टू चेंज फ्रॉम FIFO to weighted average for ascertaining the cost of the inventory from the year 14-15. तो FIFO से वेटेड एवरेज में जा रहे हो, बराबर, कॉस्ट ढूंढने के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 2015 अमाउंट्स टू 1,47,000. पहले क्या फॉलो कर रहे थे, FIFO के हिसाब से कितना आया था 163. अब वेटेड एवरेज में चले गए तो क्या हो गया 147 हो गया. करेक्ट. रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इज 1,95,000. एनआरवी जो है 1,95,000 है. एग्रीड. डिस्क्लोज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1. तो AS1 के हिसाब से आप इसको कैसे बताओगे, तो पहले आप AS1 के बारे में लिखोगे. तो फर्स्ट पैरा में AS1 के बारे में लिखा है कि एज पर AS1 एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मटीरियल इफेक्ट on the financial statements of the current year should be disclosed along with the amount of impact due to the change if ascertainable. अगर ढूंढ सकते हैं तो. In case amount is not ascertainable, the fact needs to be disclosed. Further, अगर ये चेंज की वजह से फ्यूचर में इंपैक्ट होने वाला है वो भी बताना पड़ेगा आपको.
एक चार्ट में लिखा ना आपने कुछ देर पहले। अब अपना क्वेश्चन में आते हैं। तो इन द गिवन केस प्रशांत लिमिटेड शुड डिस्क्लोज द चेंज इन द वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री इन इट्स नोट्स टू अकाउंट्स along with its impact, correct, due to change from FIFO to weighted average। तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका? पहले 163 था, अभी क्या हो गया 147, तो क्वांटिफाइबल है ना। तो 16,000 से इन्वेंट्री का वैल्यू कम हो गया, ऐसा बताना पड़ेगा। और इन्वेंट्री का वैल्यू अगर कम होता है तो प्रॉफिट भी उतने से कम होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है ना वो, तो जीपी कम हो जाएगा, एनपी भी कम हो जाएगा आपको, इसके लिए प्रॉफिट भी कम हो गया, ऐसा बताना पड़ेगा। और एक बात, एनआरवी तो वैसे भी कॉस्ट से ज्यादा ही है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्रीड। तो इन्वेंट्री 147 पे ही बैलेंस शीट में दिखेगा। गॉट इट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2। एबीसी लिमिटेड was making a provision for non-moving inventories based on issues of last 12 months up to 31st March 2016। प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज मतलब शायद उनके पास कोई डेड स्टॉक है जो आजकल हैपनिंग नहीं है, मतलब फटाफट बिक रहा नहीं है, तो वो माल के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रोविजंस बना रहे हैं। एंड टिपिकली वो लोग प्रोविजन कैसे बनाते हैं, बेस्ड ऑन लास्ट 12 महीने में कैसा इश्यू हुआ, कैसे गया वो माल, वो हिसाब से प्रोविजन बना रहे हैं वो लोग। ठीक है। द कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2017 बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन, मतलब कोई एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे हो लोग, एंड एक्सपर्ट एडवाइस के बेसिस पे उनको अभी बनाने का प्रोविजन। मतलब अभी तक क्या चल रहा था, पिछला 12 महीने में इशू कैसा हुआ, उसके हिसाब से वो लोग प्रोविजन बना रहे थे। बट अभी उनका विचार ऐसा है कि हम कोई एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं और वो एक्सपर्ट एडवाइस के हिसाब से हम प्रोविजन बनाते हैं, ऐसा उनका विचार है अभी। करेक्ट। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऐसा वाला कितना है उनके पास, 100 लाख है। प्रोविजन जो पिछला 12 महीने के हिसाब से करते थे, अगर वो हिसाब से जाएंगे तो 3.5 लाख होना चाहिए, लेकिन टेक्निकल इवैल्यूएशन वाला क्या बोलता है कि 2.5 लाख का प्रोविजन किया तो भी बस हो गया। डज दिस अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड, कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन, ये सेकंड क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? द आंसर इज नो, इट इज चेंज इन एस्टीमेट। क्यों? प्रोविजन, प्रोविजन के बाजू में लिखो मींस एस्टीमेट, वो प्रोविजन ही एस्टीमेट है, तो प्रोविजन बदल रहा है मतलब एस्टीमेट बदल रहा है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है पहली बात तो। अच्छा, क्या ये अलाउड है? तो आंसर इज यस, बिल्कुल अलाउड है, क्यों नहीं कर सकते हैं, तो वही सब लिखना है आपको। तो पहले AS1 के बारे में लिखा है, सेम पैराग्राफ है जो क्वेश्चन 1 में था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देखेगा तो बोलता है कि ABC लिमिटेड एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज, और ये वो लोग कैसे करते थे, लास्ट 12 मंथ्स का इश्यू के हिसाब से करते थे। अभी एंटिटी को क्या करना है, टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से करना है। दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज द एंटिटी स्टिल कंटिन्यूइंग टू मेकिंग प्रोविजंस, बराबर। तो अकाउंटिंग पॉलिसी बदला नहीं, हाँ, लेकिन अभी क्या हो गया, टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से प्रोविजन करने से क्या हो गया, उनका ये साल का प्रोविजन 1 लाख से गिर गया ना, तो प्रोविजन अगर 1 लाख से गिर गया तो प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ जाएगा, ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो वो लिखना पड़ेगा ऐसा कि ABC लिमिटेड कैन डिस्क्लोज इन इट्स नोट्स दैट द प्रोविजन इज नाउ मेड बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन and hence the provision is lower by 1 lakh and obviously profit will be higher by 1 lakh. Understood? Next, illustration 3. Jagannath Limited has made a rights issue of shares in 2017. In the offer document to its members, it had projected a surplus of 40 crores during the year end on 31st March 2017. मतलब राइट्स इश्यू के पहले एक ऑफर डॉक्यूमेंट तो दिया रहेगा ना शेयर होल्डर्स को, मतलब जिसको भी दे रहे हैं आप राइट शेयर्स, इनको भी ऑफर कर रहे हैं आप, तो ऑफर डॉक्यूमेंट में कंपनी ने क्या बोला कि हमारा प्रोजेक्टेड सरप्लस कितना है, 40 करोड़ है, ऐसा ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा। द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन द ईयर टू फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रेजेंटेड फॉर पर्सुअल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोड अ डेफिसिट ऑफ 10 करोड़। मतलब कैसा मामा बनाया देखो, लोगों को क्या बोला
कि प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना है 40 करोड़ है, बट जब हकीकत में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना तो 10 करोड़ का डेफिसिट दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट तो है ही नहीं। करेक्ट ना? द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द मैनेजिंग डायरेक्टर्स डिसाइडेड द फॉलोइंग, ऐसा बोल के 4 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। 4 पॉइंट्स के बाद क्या बोला है देखो, एज अ चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी you are asked by the managing director to draft the notes to accounts for inclusion in the annual report for 16-17। क्या करने को बोल रहे समझा? You have to draft notes to accounts, मतलब हमको ये नहीं बताना है कि इन्होंने जो भी किया है वो सही है कि गलत है, नहीं। आपका एमडी बोलता है ऐसा ऐसा करने का, तो नोट्स टू अकाउंट्स में कैसा उसको तू दिखाएगा, इसके बारे में बता। अंडरस्टूड? सो आइए हम पहला वाला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ हियर टू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट 30 करोड़। हियर टू मेथड मतलब करंटली फॉलोड मेथड। ओके, जो लोग भी सोच रहे कि क्या है वो, तो हियर टू मेथड का मतलब क्या है, या हिट जो भी लिखा है वो, इट इज करंटली फॉलोड मेथड। ओके, बोलो। तो पहला वाला पॉइंट में क्या लिखा है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड को चेंज करने वाले हैं वो लोग। किस पे वैल्यू करने वाला है? वर्क्स कॉस्ट पे करने वाला है, जिसमें क्या आ रहा है वैल्यू उनका 50 करोड़ है, बट एग्जिस्टिंग मेथड में वैल्यू कितना है 30 करोड़ है। तो कैसा डिस्क्लोज करने का, तो देखो पॉइंट नंबर 1 में लिखा है नीचे आंसर में, तो कैसा डिस्क्लोज करने का, ड्यूरिंग 16-17 द कंपनी चेंज्ड इट्स मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री फ्रॉम प्राइम कॉस्ट टू वर्क्स कॉस्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज द क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंक्रीज्ड, इंक्रीजेस नहीं, इंक्रीज्ड बाय 20 करोड़। ऐसा लिखने का मतलब कैसा डिस्क्लोज करने का बता रहा है मैं। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने को बोल रहा है ना आपको, तो उसमें आप ऐसा लिखोगे। सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन अकाउंट ऑफ सब्सटैंशियल एडिशंस इन द ग्रॉस ब्लॉक ड्यूरिंग द ईयर इंस्टेड ऑफ ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड विच वॉज हियर टू अडॉप्टेड। मतलब अभी तक क्या चल रहा था, आरबीएम चल रहा था, और अब क्या करना है उनको, एसएलएम फॉलो करना है। As a consequence, the change of depreciation, as a consequence, the charge of depreciation at 27 crores is lower than the amount of 45 crores. मतलब 27 crores क्या है, डेप्री एज पर न्यू मेथड है, एंड 45 crores क्या है, डेप्री एज पर ओल्ड मेथड है। अंडरस्टूड है ना, वही है ना? नहीं, एक मिनट। एज अ कॉन्सिक्वेंस द चार्ज ऑफ डेप्री एट 27 करोड़ इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ 45 करोड़ विच वुड हैव बीन प्रोवाइडेड हैड द ओल्ड मेथड बीन फॉलोड। करेक्ट ना? ये बाय 18 करोड़ को आप कट कर दो, वो डिफरेंस है एक्चुअली, वो इधर नहीं आना चाहिए। हैज बीन फॉलोड, फुल स्टॉप। तो उसको कैसा लिखने का, तो देखो नीचे, during 16-17 the company changed the method of depreciation from WDV to SLM due to substantial additions in the gross block during the year. This has resulted in the depreciation for the current year to be lower by rupees 18 crores, and hence the profit as well as the closing property of plant and equipment for the current year would be is higher by 18 crores. ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा। आपका डेप्री अगर घट गया तो एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, तो आपको वैसा दिखाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। मतलब अभी तक आप लोग क्या करते थे, कोई भी प्रोडक्ट बेचते थे, अगर वारंटी पीरियड है तो वारंटी पीरियड में नॉर्मली आप फ्री आफ्टर सेल सर्विस करते हो ना, तो उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोविजन बना के रखते थे। लेकिन अभी आपने क्या डिसाइड किया है कि ऐसा प्रोविजन हम नहीं बनाएंगे, नॉट टू प्रोवाइड। करेक्ट ना? टिल द लास्ट ईयर प्रोविजन एट द रेट ऑफ 2% यूज्ड टू बी मेड
under the concept of matching of cost against revenue, and actual expenses used to be charged against the provision. The board has now decided to account for expenses as and when actually incurred. Sales during the year was 600 crores. अगर मैं पहले की तरह प्रोविजन बनाता तो मैं 600 crores का कितना परसेंट बना था? 2% बना था, मतलब मैं 12 करोड़ का प्रोविजन बना था अगर मैं पहले वाला ही रीति रिवाज फॉलो करता तो. बट इनका क्या डिसाइड हो गया अभी कि नहीं करना है. तो नहीं करने से क्या हो गया, आपका पीएनएल में 12 करोड़ प्रोविजन आया ही नहीं. आने की वजह से, नहीं आने की वजह से आपका प्रॉफिट 12 करोड़ से बढ़ गया. तो ये आपको बताना पड़ेगा. तो नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे लिखेंगे आप, तो आपको लिखाना पड़ेगा. थोड़ा लैंग्वेज में मिस्टेक है, ग्रामेटिकल, वो चेंज करना पड़ेगा. मैं जहां पे है बोलूंगा आपको. सो ड्यूरिंग 16-17 द कंपनी डिसाइडेड टू स्टॉप क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसेस and instead recognize the expense on actual basis. Hence, provision to the extent of 600 crores into 2%, that is 12 crores, that is missing है, I.E. ये एटलीस्ट इज इक्वल टू आना चाहिए 2% के बाद. और will not be को काट के लिख दो, has not been made. Will not be को has not been made in the current year. समझा? will not be को काट के क्या करना है, has not been made in the current year, and hence the profits would be को काट के is, profit is higher by 12 crores, and there would be no separate provision for warranty henceforth. warranty, warrant लिखा है वहां पे, वारंटी henceforth ऐसा डिस्क्लोज करना पड़ेगा. समझा आपको? नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट which fall had taken place over the past 5 years, the provision being 10 crores. हम लोग ने AS13 में पढ़ा है ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यू परमानेंटली अगर कम हो जाता है तो आपको प्रोविजन करना पड़ता है उसके लिए. तो यहाँ पे परमानेंट रिडक्शन है तो प्रोविजन कर रहे हो लोग. रिडक्शन तो पहले ही हो गया था, ओवर द पीरियड ऑफ 5 years हो रहा था, बट आपने अभी प्रोविजन बनाया तो उसको आपको कैसा लिखना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स में. तो देखो, so during 16-17 the company decided to provide 10 crore due to permanent fall in the value of investments, and hence a provision should be, has been created for 10 crores. Okay, has been created for 10 crores, and this has reduced, will nahi, has reduced the profits by 10 crores. अंडरस्टूड? दुनिया को बता रहे हैं ना आप, तो ऐसा बताने का. और लास्ट में एक रेफरेंस नोट भी दिया है देखो आपके लिए कि इन दिस केस वी हैव बीन मियरली टोल्ड टू ड्राफ्ट द नोट्स टू अकाउंट्स एंड नॉट कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. मींस सही है कि गलत है उसके बारे में बोलने नहीं बोला है. नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे बताओगे ये बताइए, उसके बारे में बोला है. अंडरस्टूड? Fine. Let's go to, we'll pick up a simpler one. 5 पहले कर लेते हैं. क्या ब्रेक? 5 है ही 7 ना अपने पास, साथ ही तो क्वेश्चन है, खत्म कर देंगे उसको. 6 ही है, हाँ फिर तो अच्छा है ना यार. चलो 5th one खत्म कर देते हैं ना, काय को रखने का क्या को है. चलो 5th one, state whether the following statements are true or false. क्या ये सच है कि झूठ है ये बताइए. ऑल्सो गिव रीजंस. ओके, फर्स्ट वन, सर्टन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions underline the preparation and presentation of financial statements. They are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed. True or false? The answer is false. Fundamental accounting assumptions are never required to be stated. Correct? False. It is never stated. क्योंकि वो assumed रहते हैं. Next one. If fundamental assumptions are not followed in the presentation and preparation of financial statements,
A specific disclosure is not required. False is required. अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो बताना पड़ेगा आपको. False. Third one. All significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statements should form a part of financial statements. True, very very true. आपने जो भी फॉलो की है अकाउंटिंग पॉलिसी सब टुक 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 करके लिखना चाहिए. Any change in the accounting policy which has material effect should be disclosed. True or false? Very very true. हमने पढ़ा है. Correct? So वही सब नीचे लिखा है. So you can check. अच्छा और भी है, सॉरी मिस किया मैंने, आधा ही पढ़ा क्वेश्चन. Where the amount by which any item in the financial statement is affected by such change is not ascertainable wholly or partly, the fact need not be indicated. False ना? It has to be indicated कि भाई मैं ढूंढ नहीं पा रहा है. Correct? वो लिखना पड़ेगा. इसके लिए आंसर इज false. Understood? Fine. इसके बाद आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन 2 की तरह ही है, बट फिर भी आप देख लो. क्वेश्चन पढ़ेगा समझ जाएगा आपको. The draft results of Surya Limited for the year ended 31st March 2020 has been prepared on the basis of existing accounting policies and presented for the perusal of board of directors. और उसमें क्या दिख रहा है? 10 करोड़ का डेफिसिट दिख रहा है. याद है? सेम था ना उधर पीछे भी. The board in consultation with the MD has decided to value year-end inventory at works cost 50 crores instead of valuing it at prime cost 30 crores. Same था ना उधर. As chief accountant of the company, you are asked by the MD to draft notes to accounts for inclusion in the financial report. तो कैसा लिखने का मालूम है ना अपने को ऑलरेडी. तो वही है नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ. अंडरस्टूड? अब एक लास्ट है क्वेश्चन 3 ना, नहीं कौन सा 4, तो वो खत्म कर देते हैं. चलो. XYZ company is engaged in the business of financial services and is undergoing tight liquidity position since most of the assets of the company are blocked in various claims petitions in a special court. यानी कंपनी का हाल बेहाल है. करेक्ट ना? कंपनी का सारा एसेट्स जब्त हो गया है. समझ में आ रहा है क्या? एसेट्स ऑफ द कंपनी आर ब्लॉक मतलब क्या? जब्त हो गया है आपका सब एसेट्स, सील हो गया है. क्यों सील हो गया है? क्योंकि किसी ने आपके ऊपर केस ठोका है. XYZ has accepted inter-corporate deposits and is making its best efforts to settle the dues. मतलब शायद दूसरे कंपनीज वगैरह से लोन लिया है ये कंपनी ने और वो कोशिश कर रहा है ये लोन को चुकाने का. करेक्ट? The claims were at varied rate of interest from lenders from the due date of ICD to the date of repayment. तो अलग अलग लोगों से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है पैसा, आपको देना है. The company had provided for interest as per the terms of contract. कंपनी ने इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन बनाया है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक till the due date and a note for provision of interest from आना चाहिए वहां पे, on लिखा है ना वहां पे. From the due date to the date of repayment was affected in the financial statements. पहले ये सेंटेंस का मीनिंग समझिए और एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना. The company has provided interest as per the terms of contract till the due date. मतलब ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाया है. ड्यू डेट का मतलब जिस दिन को आईसीडी का पेमेंट करना था उस दिन तक का इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाया है. लेकिन आपने उस दिन को पे नहीं किया तो उसके बाद भी इंटरेस्ट लागू होएगा ना. तो वो इंटरेस्ट के लिए क्या किया है? एक नोट डाल दिया है नीचे. एंड द नोट फॉर नॉन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ रीपेमेंट was affected in the financial statements. समझ रहे स्टोरी? आगे. On account of uncertainties existing regarding the determination of the amount and in the absence of any specific legal obligation at present as per the terms of contract, the company decides that these claims
आर इन द नेचर ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट्स, मतलब कंपनी को क्या मान रहा है, कंटिंजेंट मान रहा है. And the same has been disclosed by way of a note in the accounts instead of making a provision in the P&L account. State whether the treatment done by the company is correct or wrong. पहला तो क्वेश्चन प्लीज समझने का कोशिश करो, आपको मैं समझाता हूं. लेट अस से कि आपने आईसीडी लिया है 2020 में, ठीक है, मतलब लोन लिया है, करेक्ट. इसका ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट था, लेट अस से 30th जून 2024, ये उसका ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट है, ठीक है. तो ये वाला साल चालू कभी हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 24 को चालू हुआ साल, 30th जून 24 को क्या हो गया, ड्यू डेट ऑफ आईसीडी है ना. और आपने क्या किया, इस दिन को डिफॉल्ट कर दिया, समझ रहे हैं. डिफॉल्ट किया मतलब आपने क्या किया, आईसीडी का पेमेंट नहीं किया, करेक्ट. और जब भी आप साल के एंड में फाइनल अकाउंट्स बनाए तो आपने क्या किया मालूम है, 3 महीने का इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाया. कौन सा 3 महीने का, बिकॉज यहां तक का ही एग्रीमेंट है ना, बराबर. और बाकी का 9 महीने का इंटरेस्ट बाकी है ना अभी भी. क्यों बाकी है, हाँ, एज आईसीडी इज नॉट येट सेटल्ड ना, अभी तक चुकाया नहीं आपने. अभी आपने चुकाया नहीं तो जिस दिन तक आप सामने वाले का पैसा यूज करोगे उस दिन तक का इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा ना. तो 31 मार्च को 9 महीने का इंटरेस्ट बाकी है, आईसीडी नॉट येट सेटल्ड है, तो आइडियली ये 9 मंथ्स का भी इंटरेस्ट का प्रोविजन होना चाहिए ना. बट इन लोग ने क्या किया, नहीं किया. इसके लिए सिर्फ क्या कर दिया, एक नोट लिख दिया कि हमने ये 9 मंथ्स का प्रोविजन नहीं किया है, बोल के नोट लिख दिया. तो एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि क्या इनका ऐसा करना सही है कि गलत है. तो ऑब्वियसली गलत है ना, क्योंकि आइडियली स्पीकिंग जिस दिन तक आईसीडी का पेमेंट नहीं होता है उस दिन तक का इंटरेस्ट तो सामने वाले को मिलना ही चाहिए. जिसका मतलब यह है कि ये 9 महीने का इंटरेस्ट का भी प्रोविजन बुक्स में होना ही चाहिए. नोट करके आप नहीं लिख सकते हो. और नोट में भी क्या लिख दिया मालूम है, कि ये 9 महीने का इंटरेस्ट कंटिंजेंट लायबिलिटी है बोल के. कैसा कंटिंजेंट लायबिलिटी है बे, तू उनका पैसा यूज कर रहा है तो यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट. इट इज नॉट कंटिंजेंट, इट्स एन एक्चुअल लायबिलिटी. अंडरस्टूड. तो आपको चाहिए तो ये किधर तो भी ऐसा लिख के रखो कि 2020 में क्या हुआ, आईसीडी टेकन, ओके, ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट 30th जून 24. ये सब एग्जाम्पल है. तो फिनेंशियल ईयर 24-25 में क्या होगा, इधर डिफॉल्ट हो गया, मींस आईसीडी नॉट सेटल्ड. 31 मार्च एफएस बनाने का टाइम पे ओनली 3 months इंटरेस्ट का प्रोविजन डन एज आईसीडी का इंटरेस्ट का एग्रीमेंट was till 30th June. But remaining 9 months का इंटरेस्ट जो बाकी है एज आईसीडी
not yet settled. ओके, एक इधर नोटबुक में चाहिए तो लिख के रखो तो आपको समझेगा. ओके, ये पूरा चीज लिखना. उधर एक है लेकिन वो बरोबर नहीं है, वो आपको नहीं समझेगा. एक एग्जांपल दिया है उधर भी, बट उससे ये बेटर है. ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर कि 2020 में आईसीडी लिया, उसका ये ड्यू डेट था. इधर इधर इंटरेस्ट जो किधर इंटरेस्ट का एग्रीमेंट वॉज टिल 30th जून. हाँ, देखते हैं. अभी सर ने कुछ बोला नहीं आगे का, तो देखता हूं अभी क्या बाकी क्या आप लोगों का, कितना ईयर्स बाकी है अभी. थोड़ा ही बाकी रहेगा ना अभी तो आपका, है ना, 3-4 ही बाकी रहेगा ना. तो देखते हैं अभी सर क्या बोलते हैं, उसके ऊपर है. कैश फ्लो चैप्टर तो आपको समीर सर ने पढ़ाया रहेगा ना ऑलरेडी. देखते हैं, वो चैप्टर कैश फ्लो हो गया रहेगा ना आपका ऑलरेडी, चल रहा है क्या. तो जो सर कैश फ्लो पढ़ाएगा वही उसका एएस भी करेगा, साथ में है ना वो तो. हाँ, ये एक मिनट. बट रिमेनिंग 9 मंथ्स का इंटरेस्ट जो बाकी है एज आईसीडी इज नॉट येट सेटल्ड, उसको इग्नोर किया एंड सिर्फ नोट डाला एज कंटिंजेंट लायबिलिटी. उसको इग्नोर किया एंड नोट डाला एज कंटिंजेंट लायबिलिटी. तो सबको समझ गया ये. तो आंसर तो वैसा ही है, आप देख सकते हो आराम से. सो दैट कंप्लीट्स दिस एएस. इसके होमवर्क के 2 सम्स है और दोनों सेम ही है, जो हमने क्लास में किया ना वही वाला है. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच. सारा